प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी बेलनाकार दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल दर्पण। ऑप्शन सी इसका सही है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों के चालक के बगल में पीछे के दृश्यावलोकन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ए क्षोभमंडल, बी आयनमंडल, सी क्षोभ सीमा, डी समताप मंडल। ऑप्शन बी इसका सही है, आयनमंडल। आयनमंडल आयनोस्फेयर को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तक मंडल के रूप में ही जाना जाता है। यह मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण भी यही होता है। आयन मंडल में पुनः 3 उपमंडल होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ए कटहल, बी गूलर, सी आर्किड, डी फर्न। ऑप्शन डी इसका सही है, फर्न। फिलिसीनी वर्ग का फर्न पौधा बीजाणुद्भिद होता है तथा यह जड़ स्तंभ व पत्तियों में भिन्नित है, अर्थात फूल नहीं होते हैं। इसका स्तंभ भूमिगत राइजोम होता है जो भूमि में तिरछा उगता है तथा इसका केवल अग्रभाग भूमि से बाहर निकला रहता है। राइजोम का पुराना भाग अनेक पर्णधारों द्वारा ढका रहता है तथा इसमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं। फर्न की विशेषता है कि पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित होती हैं और घड़ी की एक कमानी के समान मुड़ी रहती हैं। कटहल, गूलर व आर्किड में फूल लगते हैं। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी जोनास सॉक, सी रॉबर्ट कोच, डी एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी जोनास सॉक सही है। जोनास सॉक ने 1954 में पोलियो का टीका इजाद किया था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। वे इंग्लैंड के निवासी थे। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक टीका का पता लगाया था। वे इंग्लैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन के जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, अतः यह चोट पर रक्त के थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसे इसलिए रक्त स्रावरोधी पदार्थ भी कहते हैं। हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। जंतुओं में विटामिन डी 2 रूपों में मिलता है। तो विटामिन डी के बारे में है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 100-50, 120-80, 150-100, 80-100। ऑप्शन बी इसका सही है, 120-80। जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को ही धमनी दबाव या रक्तचाप कहा जाता है। इसे सबसे पहले हेल्स ने घोड़ों में नापा था। मनुष्य में आकुंचन एवं विस्तारण क्रमशः 120 मिलीमीटर पारादाब तथा 80 मिलीमीटर पारादाब होते हैं। डॉक्टर इन्हें स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से मापते हैं। कलाई में त्वचा के नीचे की धमनी की प्रसरण दर को अनुभव करके डॉक्टर हृदय स्पंदन की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए?
ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन डी 48 दिन। बीसीजी, ऑप्शन सी इसका सही है, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुएरिन। का टीका तपेदिक या क्षय रोग से बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका शिशु को जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत हो जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। बीसीजी के टीके की खोज कालमेट ने की थी। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ए गुर्दा, बी तिल्ली, सी हृदय, डी यकृत। ऑप्शन ए इसका सही है, किडनी, जिसे गुर्दा भी कहा जाता है। ब्राइट्स रोग ब्रिक या किडनी या गुर्दे को प्रभावित करता है। यह ब्रिक या गुर्दे की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ए विवाहित महिलाएं, बी बूढ़ी महिलाएं, सी जवान महिलाएं, डी जवान पुरुष महिलाएं। ऑप्शन सी इसका सही है, जवान महिलाएं। वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं को होता है जो युवावस्था में होती हैं। इसमें भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती हैं। हिस्टीरिया और मिर्गी में अंतर इतना होता है कि हिस्टीरिया में मरीज जल्दी सामान्य हो जाता है, जबकि मिर्गी में यह थोड़ा अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी कोशिका केंद्रक। ऑप्शन बी इसका सही है, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहली, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेलुलोज नहीं पाई जाती है। दूसरा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी रसधानियां होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है तथा रसधानियां छोटी छोटी होती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैनक्रियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अमाशय। ऑप्शन सी इसका सही है, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है, यही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? चार ऑप्शन है, ए बकरी, बी गाय, सी हाथी, डी सुअर। ऑप्शन डी इसका सही है, सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाली खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता। सुअरों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि उनकी रेशे की पाचन शक्ति लगभग नगण्य होती है। बकरी, गाय ऐसे जानवर हैं जो रेशे और गैर रेशे दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम हैं। जुगाली करने वाले पशु रेशों का पाचन कर लेते हैं, जबकि सुअर जुगाली नहीं करता है, इसलिए रेशों का पाचन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततो गत्वा। ऑप्शन ए वर्षा में अवरोध आएगा, बी जल चक्र रुक जाएगा, सी जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, डी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर है। प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगेगी, फलस्वरूप
अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही शैवाल एवं खरपतवार आदि उग आने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा।